नमस्कार, HKR इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। तो पिछली वीडियोस में जैसे कि हमने दो वर्ब की, एक इज एम आर प्लस आई एन जी और दूसरी वाज वर आई एन जी की थी, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक नई हेल्पिंग वर्ब और उसकी जो मेन वर्ब है उसके ऊपर सेंटेंसेस बनाएंगे और उसको सीखेंगे। आज जो हम सेंटेंस बनाने वाले हैं वो है, उसके अंदर जो पहचान है वो रहेगी जिन वाक्यों के अंत में ता है, ते है आता है अंत में। ये ता है, ते है जो किसी क्रिया के साथ लगा होगा, किसी भी क्रिया के साथ जो है वो ता है, ते है लगा होगा, ठीक है। और इसमें क्या रूल यूज करेंगे, इसमें आपको सब्जेक्ट लगाना है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगाना है। अब एक बात समझिए, ये जो बात करते हैं फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ये मेन वर्ब होता है, ठीक है। और जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो हम जैसे जैसे प्रयोग करते जाते हैं वैसे सीखते हैं। आपने जैसे जेएमआर देखा पिछली वीडियोस में और वाज वर्ब देखा, तो इसमें जो सेंटेंस लिए इसमें किसी भी प्रकार की मैंने कोई हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया है। सीधा ही सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगा है, एस या ईएस लगा है। कब लगाना है, जब वाक्य के अंत में क्या हो, क्रिया के साथ क्या लगा हो, ता है या ते है लगा हो। अब बात है कि ये जो फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस है ये कब लगाना है। अगर ही हो, शी हो, इट हो, कोई एक नाम है तो आपने एस या ईएस लगाना है। बट आई है, यू है, वी है, दे है, कोई दो नाम है, मान लीजिए प्लूरल नेम है राम एंड श्याम, तो आपने एस या ईएस जो है वो नहीं लगाना है, ये ध्यान रखना है। फिर सीधा ही सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, एस या ईएस नहीं आएगा। तो एस या ईएस किस किस के साथ आएगा, इस बात का हमें यहाँ ध्यान रखना है, ठीक है। तो आज हम कौन सा वाक्य सीखेंगे जिसके अंदर ता है, ते है क्रिया के साथ, और रूल में क्या लगाना है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस। तो अब जो हमने चार बेसिक रूल सीखे थे उन्हीं चारों बेसिक रूल्स के ऊपर हम वाक्य बनाएंगे। तो सबसे पहले एक वाक्य लेते हैं हम अफर्मेटिव वाक्यों में, सकारात्मक वाक्यों में। जैसे राम अपने दोस्तों के साथ खेलता है। इससे पहले वाला वाक्य हमने क्या बनाया था, खेल रहा है, खेल रहा था। अब देखिए ता है, ये जो ता है आएगा ना, ये क्रिया के साथ आएगा। क्रिया क्या है, खेलना, खेलना क्रिया के साथ ये आपको ता है या ते है मिलेगा, ठीक है। अलग से नहीं मिलेगा, किसी ना किसी क्रिया के साथ खेलता होगा। खेलता है, जाता है, खाता है, हंसता है, रोता है, गाता है, मतलब ता है जो है वो किसी क्रिया के साथ मिलेगा। तो देखिए जैसे हमने रूल के हिसाब से बनाया था, क्या बन जाएगा, राम। अब राम देखिए एक थर्ड पर्सन नेम है तो एस या ईएस लगाएंगे। किसके साथ लगाएगा, ये एस या ईएस क्रिया के साथ लगाएगा। और यहाँ क्रिया क्या है, खेलना, तो क्या बन जाए, खेलने को क्या कहते हैं, प्ले। प्ले के साथ एस या ईएस लगेगा, प्लेज। तो राम प्लेज क्या खेलता है, किसी चीज़ को बताया नहीं, सीधे वाक्य अपने दोस्तों के साथ खेलता है। तो राम प्लेज विद, अपने दोस्तों के साथ देयर फ्रेंड्स या हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ खेलता है। राम प्लेज विद हिज फ्रेंड्स, राम अपने दोस्तों के साथ खेलता है। दूसरा वाक्य देखिए, आई, मैं जाता हूँ। मान लीजिए एक वाक्य है, देखिए मैं जाता हूँ। अब मैं जाता हूँ में क्या था, मैं के लिए क्या लगाएंगे, आई। जाने को क्या कहते हैं, गो। आई के साथ ऐसे ऐसे लगेगा, नहीं लगेगा। तो ये इतना सा ही वाक्य है, आई गो। अब कई बार क्या होता है, जब बच्चे बना रहे होते हैं तो वो उसको आई एम गो बोल देते हैं। क्यों, क्योंकि उनके दिमाग में फिर वही फीड होता है कि एम एम मतलब हूँ। जबकि आपको ये ध्यान रखना है कि मैंने आपको पहले बता दिया था कि हेल्पिंग वर्ब का आपने कोई भी अर्थ नहीं निकालना है, वो सिर्फ वाक्य को क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो देखिए अगर हूँ एम मतलब हूँ होता तो यहाँ एम आता, जबकि ऐसा कोई नियम नहीं है। तो उस चीज को आपने याद नहीं रखना है, आपको रूल के अकॉर्डिंग सेंटेंस बनाना है। हूँ, था वगैरह वाक्य के अनुसार अपने आप ही लग जाता है, पर्टिकुलर वर्ड याद नहीं करना है, ठीक है। तो आई गो, मैं जाता हूं। फिर देखिए राधा शाम को नृत्य करती है। अब देखिए फिर वही बात, राधा ती है आ गया, तो राधा को क्या कहते हैं, राधा। अब नृत्य करना एक क्रिया है, डांस, और डांस के साथ एस या ईएस लग जाएगा क्योंकि राधा एक नाम है। तो राधा डांसेस इन द इवनिंग, राधा शाम को नाचती है।
तो ये देखिए इस प्रकार अफर्मेटिव वाक्य बन जाएंगे। वही नियम है, उन्हीं नियमों के तहत बना रहे हैं। अब देखिए हम कौन सा वाक्य बनाएंगे, अब बनाएंगे हम नेगेटिव, यानी कि नकारात्मक वाक्य बनाएंगे। तो अब आपको पता है भी नकारात्मक वाक्य जब बनाते हैं तो हम क्या लगाते हैं, नॉट लगाते हैं नहीं के लिए। नहीं के लिए किस चीज का प्रयोग करते हैं, नॉट का। और ये मैंने आपको पहले बताया था, रूल में हमने पढ़ा था कि नॉट को हमेशा ही किसके साथ लगाना है, हेल्पिंग वर्ब के साथ लगाना है। परंतु यहां देखिए रूल के अंदर तो हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं, तो फिर किससे बनाएंगे, तो इसके लिए थोड़ा सा अलग रूल बन जाएगा। ये दो ही स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे, एक सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाला स्ट्रक्चर, एक हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म वाला। उन दोनों के अंदर आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं मिलेगी, परंतु जब नेगेटिव और इंटेरोगेटिव वाक्य आप बनाते हैं तो आपको हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता होगी। नेगेटिव वाक्य में क्या लगाते हैं, नहीं लगाते हैं। और नहीं किसके साथ लगता है, हमेशा ही हेल्पिंग वर्ब के साथ लगता है। और अब देखिए इस मेन रूल के अंदर कहीं भी कोई क्या नहीं है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो दो वाक्य हम ऐसे दो स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, एक तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाली और एक सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म वाली। ऐसी दो स्ट्रक्चर होती है जिसकी जब मेन एफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं तब तो कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं होती, परंतु जब नेगेटिव बनाते हैं तो रूल के अकॉर्डिंग हमें कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ती है। और इसमें जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी वो क्या लगेगी, सब्जेक्ट के बाद में आपको डू, डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है, ये ध्यान रखना। सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि डू और डज का प्रयोग करना है नेगेटिव वाक्य बनाने के लिए। अब किसके साथ डू लगेगा, किसके साथ डज लगेगा, तो इधर देखिए वापस ही, शी, इट और राम, इसके साथ हमने क्या लगाया था, SEIS। देखिए दोनों वाक्यों में फर्क क्या है, दोनों ही डू है, डू के साथ SEIS लग गया, मतलब SEIS किन के साथ लगता है, इनके साथ लगता है। तो सीधा याद रखो इनके साथ क्या लगाना है, आपने डज लगाना है। और इन सभी वाक्यों के साथ क्या लग जाएगा, डू। मतलब आई, यू, वी, दे, राम और श्याम आए तो क्या लगाना है, डू। और जबकि ही, शी, इट या कोई एक नाम आ जाए तो क्या लगाना है, डज लगाना है। आपको ये बात याद रखनी है। समझ में आ गया। तो देखिए हम नेगेटिव वाक्य बनाते हैं, वह रोजाना कपड़े नहीं धोती है। वह रोजाना कपड़े नहीं धोती है, तो तब नहीं, वह को क्या लगाएंगे, शी। अब देखिए शी के साथ क्या लगेगा, डज, तो क्या बन जाएगा, शी डज नॉट। इकट्ठा लिखना चाहो तो डजंट लिख दो। शी डजंट धोने को क्या कहते हैं, वॉश। अब इसमें SEIS नहीं लगाना है, कई मेन रूल को याद रखो। SEIS का काम जो है वो डू डज में हो गया है। अब सीधा लिखेंगे शी डजंट वॉश क्लॉथ्स। वह कपड़े नहीं धोती है, शी डजंट वॉश क्लॉथ्स। समझ में आ गई बात। तो और देखिए मेरे पिताजी अखबार नहीं पढ़ते हैं। मेरे पिताजी अखबार नहीं पढ़ते हैं, तो क्या बन जाएगा, माई फादर। माई फादर भी एक नाम हो गया, तो क्या लगेगा, डज, डज नॉट रीड न्यूज़पेपर। ठीक है, उन्हीं रूल के तहत है। देखिए हमने क्या किया, पीछे से चले, वही नहीं के लिए क्या लगा दिया, नोट लगा दिया और वाक्य बन गए। ठीक है, तो अब देख लो, अगर नोट अकेला आ सकता तो सीधा आ जाता। अब बच्चे इसी सेंटेंस को ऐसे बना देते हैं, जब इसका नोट बनाने लगते हैं तो आई नॉट गो ऐसे लिख देते हैं पेपर में, और ये गलत हो जाता है। तो ये अपने को याद रखना है कि हेल्पिंग वर्ब के साथ लगना है। जैसे मैं हमेशा अपने पिताजी के साथ बाजार नहीं जाता हूं। वाक्य बड़ा है तो भी कोई बात नहीं, वही ये बात देखिए पीछे क्या हूं, ता हूं। तो आई के साथ क्या लगेगा, डू लगेगा, डज, डू लगेगा, ये रहा आई के साथ क्या लगता है, डू। तो आई डू नॉट। अब पीछे से चलिए, जाने को क्या कहते हैं, गो। कहाँ नहीं जाता हूं, टू मार्केट। मार्केट, आई डू नॉट गो टू मार्केट विद माई फादर। ठीक है, तो आई डू नॉट गो टू मार्केट विद माई फादर। अब ये हमेशा है, इसके लिए आप ऑलवेज है,
तो आप यहाँ भी लगा सकते हैं, आई डू नॉट गो टू मार्केट विद माई फादर ऑलवेज। ठीक है, मैं अपने पिताजी के साथ बाजार नहीं जाता। आप यहाँ भी लगा सकते हैं, आई डू नॉट गो टू मार्केट ऑलवेज विद माई फादर। समझ में आ गया बात? यानी कि वही रूल है, वही कंसेप्शन है, वही चार चीज़ें चलती रहती है और उन्हीं के तहत आपको वाक्य बनाने होते हैं। ठीक है, तो ये दो टाइप के वाक्य अब हमने बना लिए। और अब देखिए, अब हम करते हैं इसका इंटेरोगेटिव पार्ट। मैंने आपको बताया था कि जो प्रश्न है वो कितने तरीके से बनते हैं, दो तरीके से बनते थे। एक किससे बनता है, क्या से बनता है, और दूसरा किससे बनता है, WH वर्ड से। और आपको मैंने रूल बताया था कि जब क्या हो तो हम क्या करते हैं, जो हेल्पिंग वर्ब हमारे पास मौजूद होती है उसको हम क्या करते हैं, हम उसको बाहर लिखते हैं। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब को, और WH वर्ड के बाद हमने क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब लगाना। अब देखिए इंटेरोगेटिव वाक्य है, तो इंटेरोगेटिव वाक्य देखिए, क्या आप स्कूल में पढ़ाते हैं, क्या आप स्कूल में पढ़ाते हैं, प्रश्न हो गया। तो आपको इंग्लिश में क्या कहते हैं, यू के साथ क्या लगता है, डू। तो डू यू पढ़ाने को क्या कहते हैं, टीच। डू यू टीच इन द स्कूल, क्या आप स्कूल में पढ़ाते हैं, हो गया। अब जैसे, क्या आप रामायण देखते हैं, आजकल रामायण आ रही है, तो क्या आप रामायण देखते हैं, क्या बन जाएगा आपके लिए, वही डू यू। देखने को क्या कहते हैं, वॉच। टीवी पर आती है तो इसलिए वॉच लगा रहे हैं, डू यू वॉच रामायण। ठीक है, डू यू वॉच रामायण। तो ये, और देख लीजिए, क्या वह शादुल शहर में रहता है, क्या वह शादुल शहर में रहता है। तो ही है, वह के लिए क्या लगेंगे, ही, और ही के साथ क्या लगेगा, डज, यानी क्या बन जाएगा, डज ही। रहना को कहते हैं, लिव। अब एस नहीं लगेगा, वो इसके साथ आ गया है, तो डज ही लिव इन शादुल शहर। तो ये देखिए, वही रूल हमने जैसे पढ़े थे, सेम टू सेम रूल चलते हैं। बस आपको मेनली जो याद रखना, वो याद रखना है कि किस पहचान के साथ में कौन सी क्रिया लगेगी। और ये कब आएगा, जब आप लगातार, सिर्फ तो ना याद रखने से हो जाएगा, याद रखने से नहीं होगा। लगातार वाक्य को लिख के और जब उसको कई बार आप बोलोगे तो जा करके वो याद होंगे, वरना जो है ये ओवरलैप हो जाएगा, एक के ऊपर एक नियम आ जाएंगे, फिर आप भूल जाओगे। ठीक है, तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहे। एक वीडियो देखे पहले, उसके खूब सारी वीडियो बनाए, फिर दूसरा बनाए। और जब मैंने आपको पिछली बार बताया तो दोनों को जब वाक्य बनाए, ये बना रहे हो तो पिछली वाली जो दो वीडियो उन्हीं से संबंधित, जैसे क्या आप स्कूल में पढ़ा रहे हैं, क्या आप रामायण देख रहे हैं, क्या आप रामायण देख रहे थे, तो वो उस रूल से बन जाएंगे। तो आपके साथ में क्या रह जाएगी, प्रैक्टिस होती रहेगी। अब देखिए WH वर्ड वाला, तुम क्या करते हो। अब तुम क्या करते हो, अब देखिए मैंने आपको पहले बताया था कि ये क्या अलग है, ये वो क्या है जो हम WH वर्ड से पूछते हैं, शुरू में नहीं है ना, तो वही बात। तो व्हाट, अब यू के लिए क्या लगता है, डू, क्योंकि WH वर्ड के बाद में हमने रूल में पढ़ा था क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब। तो व्हाट डू यू डू। अब देखिए इस डू में और इस डू में क्या फर्क है, दोनों एक ही शक्ल के, परंतु यहां ये जो डू है ना, ये हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है और इसका कोई अर्थ नहीं है। जबकि ये जो डू है ये मेन वर्ब का अर्थ है और इसका अर्थ होता है करना। व्हाट डू यू डू, तुम क्या करते हो। ठीक है, इसी प्रकार तुम्हारी माताजी क्या जॉब करती है, तो क्या बन जाएगा, क्या कीजिएगा, कहाँ वाला लिख लीजिए, तुम्हारी माताजी कहाँ जॉब करती है, तो क्या बन जाएगा, कहाँ के लिए क्या लगाते हैं, वेयर। वेयर के साथ में क्या लगेगा, डू डज में से, माताजी के लिए डज, वेयर डज योर मदर, जॉब को हम क्रिया बना लेते हैं जॉब, तो वेयर डज योर मदर जॉब, तुम्हारी माताजी कहाँ काम करती हैं। तो देखिए वही चीज़ें हैं,
यानी कि 4 बातें जो हम लेके चले थे उन्हीं के ऊपर हमने आधारित ये वाक्य बनाए। यानी कि आपको इस पहचान के तहत ये बनाना है। और इसमें एक ही बात ध्यान रखना है कि जब अफर्मेटिव वाक्य बनाएंगे, साधारण वाक्य बनाएंगे, तो उसमें किसी भी प्रकार के हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होगा। जबकि नेगेटिव और इंटरोगेटिव अगर आप वाक्य बनाओगे तो क्या आ जाएगा, डू और डज। अगर इकट्ठा नेगेटिव इंटरोगेटिव दोनों को इकट्ठा कर ले, जैसे तुम क्या नहीं पढ़ाते हो। अब देखिए दोनों ही आ गया, इसमें नहीं भी आ गया और क्या भी आ गया, तो दोनों रूल लगा देंगे। इस क्या के लिए क्या आ जाएगा, व्हाट, और तुम के अकॉर्डिंग क्या लगाएंगे, व्हाट डू यू, फिर क्या लगाएंगे, नॉट टीच, व्हाट डू यू नॉट टीच, तुम क्या नहीं पढ़ाते हो। ठीक है, अगर आप इसको ऐसे बनाना चाहो तो ऐसे ही बन जाएगा, व्हाट डोंट यू टीच, तुम क्या नहीं पढ़ाते हो। मैंने आपको बताया था अगर इसको इकट्ठा लिखना है तो, अगर आगे लाना है तो इकट्ठा लिखेंगे। ये राइट तरीका है, ये राइट तरीका, ऐसे मत बना देना व्हाट डू नॉट यू टीच, ये वाक्य गलत हो जाएगा। ऐसे नहीं बनाना है बस। अगर आपको जैसे रूल अगर याद रहता है कि हेल्पिंग वर्ब के साथ लगानी, तो इस वैसे वाक्यों में जैसे याद रखना है कि नोट को आप इकट्ठा लगाओ। तो शुरू से अगर आप इकट्ठा लगाने की आदत डालते रहोगे, डोंट लिखोगे, डजंट लिखोगे, तो आपका जो सेंटेंस है वो कभी गलत ही नहीं होगा। इजंट लिखोगे, आरंट लिखोगे, वाजंट लिखोगे, वर्ड लिखोगे, हैजेंट हैवेंट लिखोगे। अगर आप शुरू से ऐसी आदत डालोगे तो आपके वाक्य में कहीं गलती होने के चांस होगी नहीं। फिर आपको ये रूल याद रखने की जरूरत नहीं, फिर तो आपको वही बेसिक रूल पर काम आ जाएगा कि जहाँ नोट है वहाँ जो है इकट्ठा लगा दिया। ठीक है, तो अब ये आज की काम है। अब हम क्या करेंगे, 10 वाक्य लेते हैं इसी ता है ते है से संबंधित, और फिर उनके इंग्लिश बना के देखेंगे। और उसके बाद में जितने भी हमने तीनों चीज़ें की हैं उनके एक एक सेंटेंस लेंगे। और आज वीडियो के अंत में हम कुछ वर्ब्स लिखेंगे ताकि आप उन वर्ब्स के आधार पर आपकी सहायता कर सके, वो वर्ब्स आपके सेंटेंस बनाने की। इस प्रकार हम कोशिश करेंगे कि हर एक वीडियोज़ के अंत में आपको कुछ ना कुछ नए वर्ब्स, कुछ नए वर्ड्स, कुछ नई मीनिंग्स दें जिन्हें आप लर्न कर सकें, ताकि आपको सेंटेंस बनाने में आपकी मदद हो। तो अब सबसे पहले मैं 10 वाक्य लिखता हूँ और फिर अपने उसकी 10 की अंग्रेजी बनाएंगे। तो अब ये 10 वाक्य हैं जो सभी के सभी ता है पर आधारित हैं। अब अपने सब की अंग्रेजी बना करके देखते हैं। इसमें सब में ता है लिया है, और मैंने जैसे कहा था कि आपको शुरू में सभी में कोई ना कोई सब्जेक्ट, कोई ना कोई कर्ता ले करके जो है वाक्य बनाने हैं। तो अपने इनकी अंग्रेजी बना के देखते हैं। पहला देखो, वह बच्चों की तरह रोता है, क्या हो जाएगा, ही, यहाँ रोना क्राई लिख सकते हैं, ही क्राई, क्राई के साथ ऐसे एस लग जाएगा रूल के अकॉर्डिंग, मैंने आपको बताया था। तो ही क्राइज किसकी तरह रोता है, बच्चों की तरह रोता है। तो क्या हो जाएगा, की तरह लगाने के लिए इंग्लिश में लाइक लगाते हैं, ही क्राइज लाइक ए बेबी। बेबी मीन्स बच्चा, छोटे बच्चे की बात कर रहे हैं अपने यहाँ पे, तो उसके लिए बेबी यूज कर देते हैं। बच्चा थोड़ा बड़ा है तो चाइल्ड वगैरह लगाते हैं, बट यहाँ पर बच्चा, छोटे बच्चे की बात किया तो ही क्राइज लाइक ए बेबी, वह एक बच्चे की तरह रोता है। वह मजाकिया चित्र बनाती है, तो अब बनाती है मतलब वह कौन होगी, शी। पिक्चर वगैरह जो होती है वो ड्रॉ होती है, तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं, ड्रॉज, शी ड्रॉज, ड्रा के साथ में ऐसे एस लग जाएगा, तो शी ड्रॉज कैसी पिक्चर बनाती है, मजाकिया, फनी पिक्चर्स। तो वह मजाकिया पिक्चर्स बनाती है। ठीक है, अब देखिए, वह भारतीय भोजन पसंद नहीं करता है, तो वह क्या आ जाएगा वापिस, ही। अब वाक्य में क्या आ गया, नहीं। नहीं के लिए हमने क्या बताया था, डू डज में से ही, शी, इट, और कोई एक सिंगुलर नेम आई तो हमने क्या लगाना है, डज। तो यहाँ ही के साथ क्या लग जाएगा, डज, ही डज, और डज के साथ नॉट लगा दो तो डजंट बन जाएगा। ही डजंट क्या नहीं करता है, पसंद करने को इंग्लिश में बोलते हैं लाइक। ठीक है, अब देखिए ये लाइक और ये लाइक में थोड़ा फर्क है, इसका यूज अलग अलग है, देखने में सेम है। यहाँ जो लाइक है वो की तरह के लिए लगा है लाइक, और यहाँ जो लाइक है वो क्रिया के रूप में है, यहाँ क्रिया के रूप में नहीं है। देखिए यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये क्रिया है, यहाँ पर ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो क्रिया के रूप में जब आप इसका प्रयोग करते हैं तो क्या लगाना है आपको, तो इसका अर्थ जो है वो पसंद हो जाता है। तो ही डजंट लाइक क्या नहीं करता है, इंडियन फूड, भारतीय भोजन, तो इंडियन फूड कह देंगे। तो जैसे वैसे इटालियन नहीं पसंद है तो शी डजंट लाइक इटालियन फूड, ही डजंट लाइक, समझ में आ गया। अब देखिए, मैं अकेले यात्रा नहीं करता हूं, तो मैं को क्या कहते हैं अंग्रेजी में, आई के साथ डू डज में से क्या लगेगा, डू, तो आई डू नॉट। यात्रा करने को क्या कहते हैं, ट्रैवल, तो आई डू नॉट ट्रैवल। अकेले को बोल देते हैं अलोन।
तो आई डू नॉट ट्रैवल अलोन, मैं अकेले यात्रा नहीं करता हूं। अब देखिए क्या वाला वाक्य आ गया शुरू में, जब क्या है तो हम क्या लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब। क्या वे के साथ क्या लगाते हैं, डू लगाते हैं या डज, डू। तो डू और वे के लिए क्या लगेगा, दे। उबालने को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, बॉयल, ठीक है। तो डू दे बॉयल क्या, वेजिटेबल्स, क्या वे सब्जियां उबालते हैं, डू दे बॉयल वेजिटेबल्स, ठीक है। आगे देखिए, आपका लॉकडाउन के बारे में, आप लॉकडाउन के बारे में क्या सोचते हैं। अब ये वो दूसरा क्या है और ये क्या अलग है, तो इसके आगे लिए बीच में है तो क्या लगाते हैं, मैंने बताया था क्या, तब लगाते हैं व्हाट। अब आपका के लिए अंग्रेजी में क्या होता है, आपका तुम्हारा सबके लिए यू होता है, तो व्हाट डू यू। अब पीछे आ जाओ, सोचने को क्या कहते हैं, थिंक, थिंक यहाँ क्रिया हो गई, तो व्हाट डू यू थिंक किसके बारे में, अबाउट लॉकडाउन। व्हाट डू यू थिंक अबाउट लॉकडाउन, आप लॉकडाउन के बारे में क्या सोचते थे। तो वर्ड कुछ आपको मैंने पहले बताया कि कुछ भी हार्ड नहीं होता, सिंपल सिंपल सेंटेंस आपने बनाने हैं, रूल का ध्यान रखना, इन 4 बेसिक पर बनाने हैं। आप क्या पसंद करते हैं, चाय या कॉफी। जब ऐसे पूछना हो तो आप क्या सेंटेंस बनाते हैं, ध्यान देख लीजिए। तो क्या के लिए तो वही आ जाएगा, व्हाट डू यू। अब जैसे दो चीज़ों के आपने पूछना हो ना तो तुलना हो जाती है, तो तुलना होने के लिए अपने क्या करते हैं, प्रेफर करते हैं, ठीक है। तो व्हाट डू यू प्रेफर, तो क्या चीज़ प्रेफर कर रहे हैं अपने, उसको टी और कॉफ़ी। व्हाट डू यू प्रेफर, आप क्या पसंद करते हैं, ठीक है। यहाँ पे व्हाट डू यू लाइक करके भी पूछ सकते हैं, टी और कॉफ़ी। तो फिर ऐसे ही पूछ सकते हैं, प्रेफर वर्ड जो है वो ज़्यादा अच्छा लगता है, तो व्हाट डू यू प्रेफर, आप किस चीज़ को प्रेफर करते हो, यानी कि चाय पसंद करते हैं या कॉफ़ी पीना पसंद करते हैं। आगे देखिए, मेरी ट्रेन शाम 5 बजे रवाना होती है, तो सिंपल सेंटेंस आ गया, तो क्या आ जाएगा, माई ट्रेन, ठीक है। रवाना होने को इंग्लिश में बोलेंगे लीव, तो लीव के साथ सिंगुलर होने का लग जाएगा SEIS लग जाएगा, तो माई ट्रेन लीव्स कितने बजे, 5 बजे, कब, शाम को। घड़ी का जब भी टाइम बताना हो प्रीपोजिशन एट का जरूर प्रयोग करें, तो माई ट्रेन लीव्स एट 5 PM। तो यहाँ देखिए अब मैंने PM लिख दिया है, तो शाम के लिए फिर मुझे इन द इवनिंग जैसे शब्द आगे जरूरत करने की जरूरत नहीं। अब सीधा लिखोगे एट 5 इन द इवनिंग तो भी चल जाएगा, अगर आप ऐसे लिखते हो माई ट्रेन लीव्स एट 5 PM, तो PM जो है वो शाम का ही टाइम बताती है, तो आगे लिखने की जरूरत नहीं है, इतने से भी सेंटेंस का अर्थ निकल जाएगा। आगे देखिए, आपके स्कूल में कितने बच्चे पढ़ते हैं। देखिए कितने, अब कितने के लिए आप अंग्रेजी में याद रखना, आपके पास 2 वर्ड मिलेंगे, एक तो होता है हाउ मैनी और हाउ मच। इन दोनों का अर्थ हम कितने के लिए करते हैं इंग्लिश में, एक वर्ड है। तो अगर तो आपके पास ऐसी कोई चीज़ आप पूछ रहे हो जिसे आप गिन सकते हो, जैसे बच्चे गिन सकते हैं हम, 2 बच्चे, 4 बच्चे, 5 बच्चे, तो हम हाउ मेनी का प्रयोग करेंगे। ऐसी कोई चीज़ जिसे आप गिन नहीं सकते, उसके लिए हम हाउ मच का प्रयोग करते हैं। जैसे अब कई बार कंफ्यूज होते हैं इसमें थोड़ा सा बच्चे कि बच्चों के तारे, तो बच्चों को सर तारे नहीं गिन सकते। आपको गिनने का मतलब ये नहीं कि आपको उसकी पूरी काउंटिंग करनी है, पर आप बोलते हो 2 तारे, 4 तारे, जिनके पीछे ऐसे बोल सकते हो वो हाउ मेनी से बनेंगे, ठीक है। जैसे जो चीज़ आप खरीदते हो, तो धन है जैसे मनी, तो लोग कहते हैं मनी गिन सकते हैं। यहाँ गिनने से अभिप्राय नहीं है, कोई ऐसे नहीं बोलता मेरे पास 1 मनी है, 2 मनी है, या 1 धन है, 2 धन है, ऐसे कोई नहीं बोलता। रुपीज़ जो है उसके लिए हाउ मेनी आ जाए, वो गिना जाता है। तो जिन चीज़ों को आप काउंटिंग करते हो, जिनकी गिनती होती है, उनके लिए तो हाउ मेनी, और जिनकी नहीं होती उनके लिए हाउ मच। तो बच्चे को क्या करते हैं, गिन सकते हैं, तो हाउ मेनी का प्रयोग करेंगे। तो क्या हाउ मैनी। अब हाउ मैनी और जब हाउ मच का प्रयोग करते हैं ना, तो इसके साथ में हमेशा कोई ना कोई आपको संज्ञा मिलेगी, जैसे हाउ मैनी स्टूडेंट्स, हाउ मैनी एप्पल्स, हाउ मैनी रूम्स। मतलब जिस चीज़ के बारे में पूछा जाए वो इसके साथ ऐड होगा, और इतना बड़ा WH वर्ड बनेगा। तो हाउ मैनी स्टूडेंट्स, हाउ मैनी स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग हमें डू या डज का प्रयोग करना है, तो क्या लग जाएगा, डू। पढ़ने को क्या कहेंगे, स्कूल में पढ़ते हैं तो स्टडी, तो हाउ मैनी स्टूडेंट्स डू स्टडी इन यूर स्कूल। तो ये भी एक WH वर्ड, इसमें इतनी ध्यान रखना है कि ये यहाँ तक WH वर्ड बनेगा, ठीक है। कहीं आप सीधे हाउ मेनी के बाद में डू या डज मत लगा देना। एस हाउ मेनी और हाउ मच में ध्यान रखना है, यहाँ पर कोई ना कोई संज्ञा साथ में आएगी जिसके बारे में पूछा जा रहा है। जैसे यहाँ बच्चों के बारे में पूछा जाए तो बच्चे, किताबों के बारे में पूछा जाए तो बुक्स, जिस भी चीज़ के बारे में पूछा जाए वो वर्ड यहाँ पर आएगा, ठीक है। अब लास्ट है, तुम सोचते क्यों हो, तो क्या बन जाएगा, वाई। क्यों के लिए क्या लगेगा, वाई, और वाई के साथ क्या लगेगा, डू यू
थिंक, तुम सोचते क्यों हो, तो वाई डू यू थिंक, तुम सोचते क्यों हो। तो देखो इस प्रकार ये वाक्य, छोटे छोटे वाक्य हैं, इस प्रकार आपको बनाने हैं और उसके बाद में इसकी प्रैक्टिस करनी है। अब हम क्या करेंगे, आपको जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था, आप वो काम करें, प्रेजेंट सिंपल का वाक्य बनाएं, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूस का बनाएं, और फिर प्रेजेंट जो है अभी हमने बताया था पास्ट कंटिन्यूस का। कहने का मतलब आप उसको याद नहीं किया तो पहले हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाला, फिर IJMR और फिर वाज वर ING। जैसे ये है, वह बच्चों की तरह रोता है, तो ये वाला बन गया। वह बच्चों की तरह रो रहा है, तो IJMR ही इज क्राइंग लाइक ए बेबी। और एक रह रहा था, तो वह बच्चों की तरह रो रहा था, ही वाज क्राइंग लाइक ए बेबी। तीनों को एक एक साथ साथ धीरे धीरे करें, रोजाना वाक्य बनाएं और प्रैक्टिस में लें। जब भी आपको ऐसे वाक्य बोलने वाले की जरूरत पड़ती है, दिन में बहुत बार जरूरत पड़ती है, मैं सोता हूँ, मैं टीवी देखता हूँ, मैं घूमने जाता हूँ, तो जितने भी वाक्य, अगर आपके पास कॉपी पेन नहीं है, जिस समय आप खाली बैठे तो दिमाग में सोच सकते हैं कि इस सेंटेंस की ये अंग्रेजी बनेगी, इस सेंटेंस की ये अंग्रेजी बनेगी, और फिर उसको धीरे धीरे बोल सकते हैं, तो वो आपको ऑटोमेटिक सेंटेंसेस आने लग जाएंगे। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूं, कुछ वर्ब्स लिख के दे रहा हूं, ताकि बच्चों को जब सेंटेंस बनाने हो तो क्रिया की सबसे ज़्यादा जरूरत पड़ती है, समझ नहीं आता कि किस क्रिया से वर्ब बनाएं। तो आज हम कुछ क्रियाएं करेंगे, उन क्रियाओं को मैं लिख देता हूं ताकि आपको बनाने में हेल्प कर सके। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेली यूज में होने वाली जो कुछ वर्ब्स हैं उनको देखते हैं। ठीक है, तो अब जो ये हैं, ये सारे कुछ वर्ब्स हैं जो आपको सेंटेंस बनाने में मदद करेगी। इन वर्ब्स की मदद से आप सेंटेंस बना सकते हो। पिछले जो 2 वीडियोज़ हैं उनमें भी उनके रूल भी इसी के ऊपर लग सकते हैं, तो इनके साथ साथ में ये आपको याद होते चले जाएंगे। ऐसे ही हर वीडियो में हम 10-20 वर्ब्स दे देंगे। जब खूब सारे वर्ब्स हो जाएंगे तो कुछ इंपॉर्टेंट संज्ञाएं हैं जो हमें पता नहीं होते, हमारे आसपास कुछ वस्तुएं होती हैं जिनकी हमें इंग्लिश नहीं पता होती, तो वो शब्द जो है छांट छांट के अपने इसमें डाल देंगे ताकि वो भी आपको लर्न हो जाए। तो ये जो आज मैंने वर्ब्स लिखी हैं, ये सारी की सारी जो है वो रेगुलर वर्ब्स है। रेगुलर वर्ब्स का क्या मतलब होता है, ऐसी वर्ब जब आप उसकी सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म बनाओ तो इनके पीछे ईडी लगा देने से काम चल जाता है। ठीक है, जैसे ये है एडवाइस, अब जिसके पीछे ई लगाओ उसके पीछे ओनली डी लगा दो। तो ये इसकी फर्स्ट फॉर्म लिखी है मैंने सबकी, ये जो लिख रहा हूं इन सब की जब आप सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बनाओगे तो आपको कुछ नहीं करना है, इनके पीछे सिर्फ ईडी लगा देना है, तो ये ऑटोमेटिक सेकंड थर्ड बन जाएगी। तो अभी हम खूब सारी पहले रेगुलर वर्ब्स याद करेंगे, फिर इररेगुलर वर्ब्स याद करेंगे, जिसमें या तो तीनों फॉर्म अलग होगी, या 2 फॉर्म एक जैसी होगी, तीसरी अलग होगी, या पहली सेम होगी, तो बाद वाली 2, उनको इररेगुलर वर्ब कहते हैं। 90% इंग्लिश के अंदर जो वर्ब्स हैं उनके पीछे ईडी लग के बन जाता है। इररेगुलर बहुत कम है, तो जब कुछ रेगुलर वर्ब्स अपनी हो जाएंगी तो बीच में अपने इररेगुलर वर्ब्स भी करेंगे। ठीक है, तो आपको मैं एक बार इन सबके अर्थ बता देता हूँ, वैसे तो आपके सामने लिखे हुए हैं, फिर भी एक बार बता देता हूं। एडवाइस का मतलब होता है सलाह देना। ठीक है, तो जब वर्ब लगाते हैं तो यहाँ एस लगता है, और जब नाउन होता है तो ये सी बन जाता है। तो इसकी जब सेकंड फॉर्म बनाएंगे तो आपको डी लगाना है। तो एडवाइस मींस सलाह देना। तो आप इसे कई प्रकार के वाक्य बनाते हैं, वह मुझे सलाह देता है, वह मुझे सलाह दे रहा है, वह मुझे सलाह दे रहा था, इस प्रकार आप बनाएं। आस्क का मतलब होता है पूछना। ठीक है, और ये है अरेस्ट, जब किसी को गिरफ्तार कर लेते हैं तो अरेस्ट का मतलब हो जाएगा गिरफ्तार करना। बिलीव का मतलब क्या होता है, विश्वास करना। कॉल पुकारना, बुलाना, इस दोनों के लिए कॉल का प्रयोग करते हैं। कलेक्ट, जब किसी चीज़ को हम इकट्ठा करते हैं, एकत्रित करते हैं, इकट्ठा करते हैं, तो उसके लिए क्या लगाते हैं, कलेक्ट। सेकंड फॉर्म कलेक्टेड हो जाएगी। थर्ड फॉर्म है, अगला वर्ड है कैरी का मीन्स होता है ले जाना। किसी चीज़ को जब उठा के कहीं ले जाते हैं तो उसको कैरी बोलते हैं। इसका ध्यान रखना, जब आप ये वाई वाला होता है ना और इसके पीछे आर आया हो, तो इसकी जब आप सेकंड फॉर्म बनाएंगे तो CARRIED लगेगा। ये बस वाई वाले में थोड़ा सा चक्कर है, तो आप थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा। इसकी जब आप सेकंड फॉर्म बनाएंगे तो कैरिड और कैरिड हो जाएगा। ठीक है, केयर का मतलब परवाह करना, किसी भी चीज़ की परवाह करते हैं, किसी की देखभाल करते हैं, तो वहाँ केयर का प्रयोग करते हैं। क्लाइम, किसी पेड़ पर चढ़ना, किसी भी चीज़ के ऊपर आप चढ़ते हो वहाँ पर क्लाइम का प्रयोग करते हैं। क्लियर 2 है, जब आप कोई चीज़ साफ कर रहे हैं तो उसके लिए साफ कर देना, कोई बात वगैरह बता रहे हो तो स्पष्ट कर देना, जैसे ही क्लियर्ड या ही क्लियर्स ऑल द मैटर, वह सभी मैटर को स्पष्ट कर देता है। तो क्लियर का मतलब साफ और स्पष्ट करना, और नीचे कोई चीज़ सफाई कर रहे हो तो भी क्लियर आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए कंप्लीट का मतलब होता है पूरा करना। ठीक है, और ड्रीम का मतलब होता है, देखो ड्रीम को अगर नाउन की जगह लगाओगे तो सपना बन जाएगा, और अगर क्रिया की जगह लगा दोगे तो वर्ब भी बन जाएगी, सपना देखना हो जाएगा। जैसे आप अगर ऐसे कह दो कि आई हैव ए गुड ड्रीम, मेरा एक अच्छा सपना है, तो यहां जो ड्रीम है आई हैव ए गुड ड्रीम, तो इसमें हैव क्रिया हो जाएगी, तो ड्रीम क्या हो गया, आपके नाउन के रूप में आ गया। और अगर आप स्वप्न देखना को वर्ब के रूप में यूज करना चाहते हो तो ड्रीम जो है वो वर्ब के रूप में भी यूज कर सकते हो। आगे देखिए ड्राई में सूखना, इसमें भी देखो ये वाई आ गया तो क्या बन जाएगा, ड्राइड बन जाएगी इसकी सेकंड फॉर्म। ठीक है, थर्ड फॉर्म भी ड्राइड बन जाएगी। डिवाइड, बांटना, किसी चीज को बांटते हैं तो डिवाइड। अर्न मीन्स कमाना, अर्न होगा ये
ठीक है। फियर मीन्स डरना, गेन प्राप्त करना, किसी चीज़ को जब आप प्राप्त करते हो, ज्ञान वगैरह जब प्राप्त करते हैं ना, उसके लिए मोस्टली गेन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और वैसे गेट का अर्थ भी प्राप्त करना होता है। हेल्प मीन्स सहायता करना। इनवाइट, किसी को आप जब आमंत्रित करते हो, बुलाते हो, तो वहाँ पर इनवाइट का प्रयोग करेंगे। और जंप मैंने कूदना। तो अभी आपके पास 20 वर्ब्स हैं। इन 20 वर्ब्स से आप वाक्य बना के देखें, तीनों प्रकार के सेंटेंसेस में वाक्य बना के देखें। इस प्रकार अपने रोज कुछ दिनों तक वर्ब्स देंगे, फिर कुछ बीच बीच में नाउन देंगे, ताकि आपको जो है आपकी वोकैबुलरी भी बढ़े और आप सेंटेंस बनाने में भी आपको इजी महसूस हो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।